अकाउंटिंग में हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि अकाउंटिंग प्रैक्टिस में थी अराउंड 4000 BC से ही, और इसके रिकॉर्ड जो मिलते हैं वो बेबीलोनिया और इजिप्ट में पाए जाते हैं। बेबीलोनिया को कहा जाता है सिटी ऑफ कॉमर्स, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ट्रेड पुराने समय में होता था। इंडिया में अगर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस की बात करें तो ये तकरीबन 23 सेंचुरीज एगो पहले के इसके रिकॉर्ड मिलते हैं। कौटिल्य जो कि एक मिनिस्टर थे चंद्रगुप्ता के, उन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। इस बुक में, अर्थशास्त्र की बुक में, इस बारे में जानकारी मिलती थी कि जो राजा के रिकॉर्ड होते थे अकाउंट से रिलेटेड, हिसाब किताब के, वो मेंटेन किए जाते थे किस तरीके से, इस चीज की जानकारी अर्थशास्त्र नाम की बुक में है। इस बुक को लिखा था कौटिल्य ने। बुक सम्मा डे अर्थमेटिका ज्योमेट्रिका प्रोपोर्शनल एट प्रोपोर्शनलिटी, ये लिखी थी ल्यूकास पैसियोली ने। इनका पूरा नाम था फ्रा ल्यूका बार्टोलोमियो डे पैसियोली। ये वेनिस के थे, और वेनिस के ये एक टीचर भी थे, मैथ्स के टीचर भी थे, साथ ही साथ ये एक रिलीजियस पर्सन भी थे, ये एक मैथमेटिशियन भी थे। 1494 में ये बुक इनके द्वारा लिखी गई थी। इस बुक को अकाउंटेंसी के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण बुक, सिग्निफिकेंट बुक माना जाता है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम, जिस सिस्टम को आज लगभग पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जा रहा है, वो इसी बुक की देन है। और इसी कारण से इनको, ल्यूका पैसियोली को, फादर ऑफ अकाउंटेंसी, फादर ऑफ डबल एंट्री, फादर ऑफ बुक कीपिंग भी बोल दिया जाता है। इनकी बुक मानी जाती है कि फर्स्ट बुक थी डबल एंट्री सिस्टम पे, बुक कीपिंग के पे। हालांकि जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इंडिया में भी एक ऐसा सिस्टम था जो डबल एंट्री बुक कीपिंग के सिस्टम की तरह ही था, डबल एंट्री सिस्टम की तरह ही था, और वो भी उतना ही साइंटिफिक माना जाता है जितना साइंटिफिक ये डबल एंट्री सिस्टम माना जाता है, डेबिट और क्रेडिट वाला। इसको कहते हैं महाजनी बही खाता सिस्टम। लगभग पूरे इंडिया में महाजनी बही खाता सिस्टम को अपनाया जाता था। हालांकि चूंकि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का टाइम है और एमएनसीज की वजह से जो डबल एंट्री सिस्टम है ये ज़्यादा प्रचलित हो गया है, इसलिए अब कोई भी बड़ी संस्था इंडिया में भी इस सिस्टम को नहीं अपनाती और सभी के सभी डबल एंट्री सिस्टम को ही फॉलो करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट और क्रेडिट दो टर्म यूज की जाती हैं। हालांकि डेबिट और क्रेडिट का कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है। ये डबल एंट्री सिस्टम में जो अकाउंट बनाया जाता है और उसमें डबल एंट्री की वजह से हम दो साइड में एंट्री रखते हैं, और जो दो साइड होती है उनमें से एक साइड जो होती है लेफ्ट हैंड साइड वो डेबिट साइड होती है, और जो राइट हैंड साइड होती है किसी अकाउंट की वो क्रेडिट साइड होती है। बट फिर भी ओरिजिन इन वर्ड्स का कहाँ से है, तो डेबिट का जो ओरिजिन है, डेबिट आया है एक इटालियन वर्ड से, डेबिटो नाम के वर्ड से, जो कि इटालियन डेबिटो वर्ड ये खुद आया है एक लैटिन वर्ड से जिसको डेबिटा या डेबियो कहा जाता है, और इसका मतलब लैटिन में होता है ओड टू द प्रोप्राइटर, यानी कि प्रोप्राइटर का ऋणी होना, मालिक का ऋणी होना। इसके बाद क्रेडिट कम्स फ्रॉम द इटालियन क्रेडिटो। वर्ड जो क्रेडिटो है इटालियन, उससे क्रेडिट बना है, और क्रेडिटो वर्ड जो इटालियन है वो लैटिन वर्ड क्रेडो से आया है, जिसका मतलब है ट्रस्ट या बिलीफ, हिंदी में जिसको साख कहते हैं। और इसका मतलब होता है प्रोप्राइटर और ओड बाय द प्रोप्राइटर, यानी कि प्रोप्राइटर के द्वारा ऋणी होना। तो ये दोनों वर्ड यहाँ से आए हैं, लेकिन इनका जो यूज होता है वो एक अकाउंट के दो साइड के बतौर पे यूज होता है। हम किसी अकाउंट में डबल एंट्री सिस्टम में दो तरफ लिखते हैं, जिनमें से एक साइड को डेबिट और दूसरे साइड को क्रेडिट कहा जाता है। तो अभी तक हमने अकाउंटिंग के हिस्टोरिकल कुछ फैक्ट्स के बारे में जाना। अब अकाउंटिंग को जानते हैं, अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, किसी संस्था या किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। जिस संस्था या जिस ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट बनाते हैं, उस संस्था की जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका हम रिकॉर्ड तैयार करते हैं अकाउंटिंग की प्रोसेस के माध्यम से। एक वर्ड है अकाउंटिंग, इससे रिलेटेड एक वर्ड होता है अकाउंट, और एक वर्ड इससे रिलेटेड होता है अकाउंटेंसी। इन तीनों में अंतर है। जो वर्ड अकाउंटिंग है
ये प्रोसेस के संदर्भ में है, यानी कि जब कोई अकाउंटेंट अकाउंट तैयार करता है उस प्रोसेस को हम अकाउंटिंग कहते हैं। अकाउंट का मतलब होता है वो स्टेटमेंट जो उसके द्वारा तैयार किए जाते हैं। जैसे कैश के बारे में स्टेटमेंट तैयार करता है तो कैश अकाउंट, बैंक के बारे में रिकॉर्ड तैयार करता है बैंक अकाउंट, महेश के रिकॉर्ड अपने यहाँ पे लिखता है तो महेश अकाउंट। हर एंटिटी के बारे में जो स्टेटमेंट दर्ज होते हैं वो एक अकाउंट के फॉर्म में होते हैं, उनको अकाउंट्स कहते हैं। तो अकाउंटिंग ऐसी प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स बनाए जाते हैं। अब बात आती है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी जो है यह अकाउंटेंसी अपने आप में एक सिस्टम है, अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी एक ब्रांच है, या अकाउंटेंसी एक नॉलेज है। ये वो नॉलेज है जिसमें हम उन प्रिंसिपल्स या उन कॉन्सेप्ट्स या उन कन्वेंशंस को स्टडी करते हैं जिनके माध्यम से हमें अकाउंटिंग में मदद मिलती है, जिनके माध्यम से हम अकाउंट तैयार कर पाते हैं। अब बात आती है 1494 में फर्स्ट बुक जो कि डबल एंट्री सिस्टम पे आई, वो पब्लिश की ल्यूका पैसियोली ने। ऑलरेडी हम इसके बारे में जान चुके हैं और इस कारण से इनको फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। फादर ऑफ अकाउंटिंग भी इन्हीं को बोल दिया जाता है, फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम भी इन्हीं को बोल दिया जाता है, फादर ऑफ बुक कीपिंग भी इन्हीं को बोल दिया जाता है। 1941 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, जैसे हमारे इंडिया में ICAI है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक वैसे ही अमेरिका में AICPA है। इन्होंने डिफाइन किया अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। अकाउंटिंग एक ऐसी आर्ट है जिसके माध्यम से हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और समराइज करते हैं इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, एक सिग्निफिकेंट तरीके से, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, और मनी के टर्म में, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, ट्रांजैक्शंस को और इवेंट्स को, विच आर जो कि होती हैं, इन पार्ट एट लीस्ट कम से कम उनका एक हिस्सा, ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर, फाइनेंशियल कैरेक्टर का यानी कि मनी में, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और इसके बाद इनको रिकॉर्ड कर लेने के बाद रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना, ये सब अकाउंट का ही हिस्सा है। ये डेफिनेशन काफी महत्वपूर्ण है और इसकी जो टर्मिनोलॉजी है उनको एक दफा समझने की जरूरत है। इसके अलावा 1966 में अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने डिफाइन किया अकाउंटिंग को, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट इन डिसीजंस बाय यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो प्रीवियस डेफिनेशन थी वो काफी डिटेल्ड थी, वो डिटेल में इसलिए डिस्कस कर दी, बाकी उसी चीज को इन्होंने भी बताया है। अब बात आती है बुक कीपिंग की। अब तक हमने अकाउंटिंग को जाना कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल्स की मदद से अकाउंट्स प्रिपेयर कर पाते हैं। अब ये बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड करना डे टू डे की बिजनेस ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग की बुक्स में। इसमें शामिल होता है आइडेंटिफाई करना ट्रांजैक्शंस को जो कि फाइनेंशियल नेचर की होती हैं, उनको रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग की बुक्स में, और फिर उनको क्लासीफाई करना लेजर अकाउंट में। ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ये अकाउंटिंग का एक पार्ट है, यानी कि जब हम ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू अपनाते हैं तो बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। लेकिन अगर हम नैरो पॉइंट ऑफ व्यू अपनाते हैं तो अकाउंटिंग स्टार्ट होती है जब बुक कीपिंग समाप्त होता है। कहने का मतलब यूं है कि आपको अलग अलग टाइप के स्टेटमेंट दिखेंगे, आपको ये भी बताया जाएगा कि अकाउंटिंग स्टार्ट ही तब होता है जब बुक कीपिंग समाप्त हो जाता है। तो कभी कभी किसी को कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई जब बुक कीपिंग समाप्त हो जाता है तब अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाता है, तो क्या ये एकदम अलग अलग चीजें हैं? तो मैं कहूंगा कि अगर नैरो पॉइंट ऑफ व्यू हम अपनाते हैं तो ये अलग अलग चीजें हैं। बुक कीपिंग जो काम है वो होता है शुरुआती क्लरिकल नेचर का काम, जिसमें हम अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स तैयार करते हैं। अकाउंटिंग का काम कुछ एनालिटिकल नेचर का होता है, जिसमें हम संस्था के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज भी करते हैं और फाइनल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट भी तैयार करते हैं। लेकिन जब ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू हम अपनाते हैं तो उस केस में अकाउंटिंग एक लार्जर टर्म है और जो बुक कीपिंग है वो अकाउंटिंग का ही हिस्सा हो जाता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए हैं और इस वजह से दो तरीके के स्टेटमेंट हमको देखने को मिल जाते हैं। अब बात आती है बिजनेस या इकोनॉमिक इवेंट्स के बारे में। इवेंट
इवेंट का मतलब किसी भी ऐसे अकरेंस से होता है, किसी भी ऐसे हैपनिंग से होता है, किसी भी ऐसी एक्टिविटी से होता है जिसकी वजह से किसी संस्था में कुछ चेंजेज आते हैं। उसकी एसेट घट जाती हैं या बढ़ जाती हैं, लायबिलिटी घट जाती हैं या बढ़ जाती हैं, इनकम घटती है या बढ़ती है, एक्सपेंसेस घटते हैं या बढ़ते हैं। मतलब इन चीज़ों में कोई भी जब चेंज होता है तो उसको इवेंट कह सकते हैं। बिजनेस या इकोनॉमिक इवेंट, बिजनेस इवेंट जब किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये इवेंट होते हैं, और इकोनॉमिक नेचर के होते हैं तो इनको इकोनॉमिक इवेंट या बिजनेस इवेंट कहा जाता है। यानी कि जब कोई ट्रांजैक्शन ऐसी हो जब मनी टर्म में इम्पैक्ट छोड़ती हो किसी संस्था पे, संस्था का लॉस हो जाए, संस्था का प्रॉफिट हो जाए, उसके एसेट बढ़ जाए, एसेट घट जाए, लायबिलिटी बढ़ जाए, लायबिलिटी घट जाए, तब ऐसी इवेंट्स को हम इकोनॉमिक इवेंट्स या बिजनेस इवेंट्स कहते हैं। ये दो तरीके की हो सकती हैं, एक्सटर्नल इवेंट हो सकती हैं, इंटरनल इवेंट हो सकती हैं। एक्सटर्नल इवेंट किसी संस्था के लिए किसी इवेंट को तब माना जाता है जब वो संस्था किसी आउटसाइडर के साथ, जब वो ट्रांजैक्शन, जब वो इवेंट किसी आउटसाइडर और संस्था के मध्य होती हो, यानी कि एक पार्ट संस्था हो और दूसरा पार्ट कोई आउटसाइडर हो, बाहरी पार्टी हो। इंटरनल इवेंट, इंटरनल इवेंट का मतलब ऐसे इवेंट से है जहां पे दोनों पार्टी संस्था के अंदर ही रहती हो, यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल सेक्शंस के बीच में जब कोई ट्रांजैक्शन होती है तो वो इंटरनल इवेंट होती है। जैसे एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में किसी सामान का लेन देन जो होता है वो इंटरनल इवेंट हो जाएगा। अब एक टर्म यूज होती है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होती है? कोई भी इकोनॉमिक इवेंट जो चेंज लाती हो अकाउंट के बैलेंसेज में, अकाउंट के बैलेंसेज में यानी कि जितने भी अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उन अकाउंट के बैलेंसेज में जब चेंज होते हैं तब उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। चाहे किसी एसेट पे डेप्रिसिएशन लगना हो, चाहे कोई परचेज हो, चाहे कोई सेल हो, ये सब ट्रांजैक्शन के एग्जांपल्स हैं। अब है आइडेंटिफिकेशन। वर्ड आइडेंटिफिकेशन का मतलब अकाउंटिंग के प्रोसेस में ये होता है कि हम जो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं उनमें से ये पहचान करते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जिनको रिकॉर्ड करना है और कौन सी ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जिनको रिकॉर्ड नहीं करना है। आमतौर पे ये माना जाता है कि ऐसी ट्रांजैक्शन जो मनी में मेजरेबल हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे, और ऐसी ट्रांजैक्शन जो मनी में मेजरेबल नहीं है उनको इग्नोर कर देंगे, उनको रिकॉर्ड नहीं करते हैं अकाउंटिंग के बुक्स में। इसके बाद है मेजरमेंट। अकाउंटिंग की प्रोसेस में जो टर्म मेजरमेंट है, इसका मतलब किसी ट्रांजैक्शन की पहचान करने के बाद ये जानना होता है कि कितना अमाउंट से उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है बुक्स में, यानी कि मेजर करना। यूनिट मॉनेटरी जो यूनिट होती है उसमें मेजर करना कि कितने रुपए का लेन देन हुआ है, कितने रुपए का एक्सपेंस है, कितने रुपए का वो कोई इनकम है, इसको मेजर करना फाइनेंशियल टर्म्स में ये मेजरमेंट कहलाता है। देन रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग की प्रोसेस में जो टर्म रिकॉर्डिंग है, इसका मतलब होता है जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हमने मेजर कर लिए कि कितने रुपए से या कितने वैल्यू से उनको हमें लिखना है, जब हम उनको अकाउंटिंग की बुक्स में लिखते हैं, प्राइमरी बुक्स में लिखते हैं, तो उस चीज को बोलते हैं रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग में जनरली जर्नल में रिकॉर्डिंग की जाती है, या जो प्राइमरी बुक्स जितनी भी होती हैं, जर्नल की सब्सिडरी जिनको कहा जाता है, चाहे कैश बुक है, चाहे परचेज बुक है, चाहे सेल्स बुक है, इन सब में रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है क्लासीफाइंग। जो टर्म क्लासीफाइंग है ये अकाउंटिंग की प्रोसेस में तब यूज होती है जब हम रिकॉर्ड करने के बाद, क्योंकि रिकॉर्डिंग में तो हम डेट वाइज और एक तरफ से सारी की सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देते हैं। अब जरूरत पड़ती है उनके ग्रुप्स बनाने की, यानी कि जो एक जैसी ट्रांजैक्शन है वो एक जगह पे रिकॉर्ड हो जाए। कोई फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो एक जगह दिखे, मशीन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन एक जगह दिखे, कैश वाली ट्रांजैक्शन एक जगह देखें। तो जब हम इनको क्लासीफाई करना शुरू करते हैं तो इस प्रोसेस को क्लासीफाइंग कहते हैं, और क्लासीफाइंग का काम होता है लेजर में। लेजर एक ऐसी बुक होती है जिसमें अलग अलग अकाउंट बने होते हैं हर चीज के, जैसे लेजर में कैश अकाउंट, लेजर में बैंक अकाउंट, लेजर में मशीन अकाउंट, हर आइटम के लिए एक अलग अकाउंट होता है लेजर में। लेजर में जो काम होता है उसको ही हम क्लासीफाइंग कहते हैं। और जर्नल से जब लेजर में लाते हैं तो उस प्रोसेस को भी बोला जाता है, एक टर्म यूज होती है पोस्टिंग। जर्नल में तो हम रिकॉर्डिंग करते हैं, और जब जर्नल में से यानी कि जो प्राइमरी बुक्स जितनी भी होती हैं, जब इनसे हम लेजर में लेके आते हैं तो इसके लिए टर्म यूज होती है पोस्ट करना, पोस्टिंग। अब है समराइजिंग।
लेजर बनाने के बाद, क्योंकि लेजर में हम हर एक चीज का अलग अकाउंट बना लेते हैं, तो डिफरेंट सैकड़ों अकाउंट बन जाते हैं, इन्यूमरेबल अकाउंट्स बन सकते हैं, बहुत सारे अकाउंट बन जाते हैं। तो अब उनको हम एक साथ देख पाए ये संभव नहीं हो पाता है। तो इसलिए सारे अकाउंट के बैलेंसेस को, सभी अकाउंट के बैलेंस निकाले जाते हैं और उन बैलेंसेस को एक जगह लिखा जाता है, डेबिट वाले डेबिट में और क्रेडिट वाले क्रेडिट में। ये काम करते हैं हम ट्रायल बैलेंस में। इसको कहते हैं समराइजिंग, यानी कि एक समराइज्ड फॉर्म हमारे पास आ जाती है। जितने भी अकाउंट डेबिट बैलेंस रखते हैं वो सब, और जितने भी अकाउंट क्रेडिट बैलेंस रखते हैं वो सब एक समराइज फॉर्म में हमारे सामने होते हैं। और इसी के साथ समराइजेशन में ही हम उनकी समरी ट्रायल बैलेंस के बाद उनका हम P&L अकाउंट या बैलेंस शीट भी बना सकते हैं, वो सब भी समराइजिंग कहा जा सकता है। लेकिन इसके बाद जो अगला टास्क होता है वो होता है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन में हम ये जानते हैं, जब हम P&L अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम यहाँ पे ये एनालाइज करते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, एक्सपेंसेस कितने हैं, एक्सपेंसेस प्रॉफिट के टर्म में कितने हैं। और ये सारा काम हम फाइनल अकाउंट्स के बाद रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, इन सब के माध्यम से करते हैं। एनालिसिस में हम जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, उनको अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। और इंटरप्रिटेशन में हम उनसे जो इन्फॉर्मेशन है उसको इन्फायर करते हैं, यानी कि हम ये एनालाइज अंडरस्टैंड करने के बाद हम उनसे महत्वपूर्ण जानकारी जब निकालते हैं तो उस प्रोसेस को इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। फिर इंटरप्रेट करने के बाद इन जो इन्फॉर्मेशन हमने निकाली है अकाउंट से, अब उनको कम्युनिकेट करने की बारी आती है। कम्युनिकेट की जाती है ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन उन लोगों को जो लोग हमारे अकाउंट्स में इंटरेस्ट रखते हैं। जो लोग हमारे अकाउंट्स में इंटरेस्ट रखते हैं उनको कहते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंट। यूजर्स ऑफ अकाउंट में कुछ इंटरनल पर्सन भी हो सकते हैं जैसे संस्था का मैनेजमेंट, कुछ एक्सटर्नल लोग भी हो सकते हैं जैसे गवर्नमेंट, टैक्सेशन डिपार्टमेंट, आम पब्लिक या स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, ये सब हो सकते हैं। तो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स के माध्यम से हम कम्युनिकेट करते हैं अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन को। अब नेक्स्ट टर्म है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब किसी एंटरप्राइज से होता है, किसी संस्था से होता है। अब वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है और वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशन चाहे कोई सोल प्रोप्राइटर है वो भी ऑर्गेनाइजेशन है, एकल व्यवसाय है किसी का वो भी ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टनरशिप फर्म है वो भी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी फॉर्म है वो भी ऑर्गेनाइजेशन है। अब बारी आती है ऑर्गेनाइजेशन, उस संस्था को कहेंगे कुल मिलाकर के अकाउंटिंग की प्रोसेस में जिसके अकाउंट हम बना रहे होते हैं, वो हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन है। अब है इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जितने भी यूजर होते हैं इंफॉर्मेशन को, यानी कि जिनको हमारी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन यूज करनी होती है, वो इंफॉर्मेशन चाहते हैं हमारे अकाउंट्स की, ये दो हिस्सों में बांटे जा सकते हैं, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर में वो सब आ जाते हैं जो संस्था की इंफॉर्मेशन को इसलिए चाहते हैं कि वो संस्था के लिए प्लान कर सके, यानी कि जब वो संस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पर्सन संस्था की इंफॉर्मेशन चाहता है इंटरनल वर्क के लिए, तब वो इंटरनल यूजर कहलाता है। इसमें जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट, बिजनेस यूनिट मैनेजर, यानी कि संस्था की टोटल मैनेजमेंट इसी में आ जाती है। एक्सटर्नल यूजर में इसके प्रेजेंट और पोटेंशियल इन्वेस्टर, शेयर होल्डर। अब देखिए एक टर्म यूज होती है ओनर। ओनर हमको इंटरनल यूजर में भी किसी बुक में देखने को मिल जाएगा। ओनर इंटरनल यूजर तब हो सकता है जब ओनर मैनेजमेंट भी हो, जब ओनरशिप ऑफ मैनेजमेंट अलग अलग ना हो, जैसे कि पार्टनरशिप के केस में, सोल प्रोप्राइटर के केस में जो ओनर होता है वही मैनेजमेंट भी होता है, तो ओनर उस टाइम पे इंटरनल यूजर हो सकता है। लेकिन कंपनी के केस में जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होते हैं, कभी भी वो संस्था से बाहर होते हैं। इसलिए जनरली जब शेयर होल्डर्स की बात आती है हम जानते हैं ये ओनर होते हैं, बट चूंकि ये मैनेजमेंट से बाहर होते हैं हमेशा, ये संस्था के डे टू डे के वर्किंग में, पॉलिसीज में कोई पार्ट प्ले नहीं करते हैं, इसलिए ये एक्सटर्नल यूजर्स में शामिल किए जाते हैं। इसमें प्रेजेंट या पोटेंशियल इन्वेस्टर भी हो सकते हैं। पोटेंशियल जो अभी तो इन्वेस्टर नहीं है लेकिन हो सकता है इन्वेस्टमेंट करें संस्था में। क्रेडिटर्स, चाहे उसमें बैंक है या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, डिवेंचर होल्डर्स हैं, अदर लेंडर्स हैं, कोई टैक्स अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है, रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है, सेबी है, लेबर यूनियन, ट्रेड एसोसिएशन, स्टॉक एक्सचेंज, कस्टमर्स, ये सब एक्सटर्नल यूजर्स। इनके अलावा अलग कोई भी पार्टी जो संस्था से बाहर है वो एक्सटर्नल यूजर में आ जाती है। अब आते हैं अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग को कहा जाता है कि अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि अकाउंटिंग में ही हम बिजनेस की इंफॉर्मेशंस को रख पाते हैं
और बिजनेस की इंफॉर्मेशंस को अकाउंटिंग के माध्यम से ही हम लोगों को दे पाते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग में जो हम रिपोर्ट तैयार करते हैं वो रिपोर्ट ही लोगों को मिलती है जिनसे वो जानकारी ले सकते हैं। इसलिए अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहा जाता है। अकाउंटिंग एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्योंकि संस्था के बारे में किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी होती है तो वो अकाउंट्स के माध्यम से लेते हैं, और अकाउंट्स जो होते हैं वो होते हैं आउटकम ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग की जो प्रोसेस है उसी के रिजल्ट के रूप में हमारे सामने अकाउंट्स होते हैं, और वही अकाउंट्स लोगों को इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं। तो अकाउंट प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन लोगों को इसलिए ताकि वो इकोनॉमिक डिसीजंस ले पाएं। ये यूजर को सर्व करते हैं। जो यूजर रिलाई करते हैं, विश्वास करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपना प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के इंफॉर्मेशन की तरह, यानी कि जिन यूजर्स को ये संस्था के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे विश्वास होता है उनको ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। अब बारी आती है ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। तो देखिए, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग या सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग भी कह दिया जाता है। तो एज पर एनसीईआरटी मैंने यहाँ पे 3 रखे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं निकालें बिल्कुल भी कि ये 3 ही ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग का कोई भी नया तरीका, कोई भी नया फील्ड जो होगा उसको ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग या फील्ड ऑफ अकाउंटिंग या सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग कहा जा सकता है। इसमें नए नए फील्ड भी आ चुके हैं। बेसिक जो इसके फील्ड है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो ओरिजिनल अकाउंटिंग है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब होता है जहाँ पे हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का, और फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसमें चाहे कोई P&L है, चाहे बैलेंस शीट है, चाहे कैश फ्लो स्टेटमेंट है, चाहे फंड फ्लो स्टेटमेंट है, उनको तैयार करना ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है। कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंटिंग का ही एक ब्रांच है, एक फील्ड है, जिसमें हम एक्सपेंडिचर पे फोकस करते हैं। एक्सपेंडिचर यानी कि कॉस्ट पे, हर एक आइटम की, हर एक प्रोडक्ट की, हर एक सर्विस की कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं और कॉस्ट को ही एनालाइज करते हैं और कॉस्ट को ही कंट्रोल करते हैं। ये कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है। अब है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी अकाउंटिंग का ही एक टाइप है, एक फील्ड है, मॉडर्न फील्ड है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उन इन्फॉर्मेशन के माध्यम से मैनेजमेंट अकाउंटिंग अच्छे डिसीजन ले पाता है संस्था के लिए, और उन इन्फॉर्मेशन को यूज करता है जो इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से मिलती है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए संस्था के लिए बजट बनाना, प्राइसिंग के डिसीजन लेना, कैपिटल एक्सपेंडिचर के डिसीजन लेना, ये सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में लिए जाते हैं। अब है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उसकी क्वालिटी को बताती हैं। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। इसमें मुख्य है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी जो फीचर है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की वो ये कहती है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल कब होगी? जब वो एरर से या बायस से फ्री होगी, कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, कोई एरर नहीं होना चाहिए, तो वो रिलायबल होगी। रेलिवेंस, रेलिवेंस का मतलब होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो अकॉर्डिंग टू यूजर्स नीड होनी चाहिए, यानी कि यूजर क्या चाह रहा है और यूजर कब चाह रहा है। जब उस हिसाब से इंफॉर्मेशन मिलेगी यूजर के अकॉर्डिंग, उसकी नीड के अकॉर्डिंग, तो उसको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कहा जाता है। तो अकाउंटिंग का रेलिवेंट होना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडेबिलिटी, इसका मतलब होता है कि अकाउंटिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि जिसको अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन दी जा रही है यूजर को, वो उसको ठीक उसी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए, समझ पाए, जिस सेंस में अकाउंट्स प्रिपेयर करने वाले ने उस स्टेटमेंट को या उस अकाउंट को इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर किया है और कन्वे करना चाहा है यूजर को। नेक्स्ट है कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी का मतलब है कि अकाउंटिंग रिपोर्ट्स ऐसी होनी चाहिए जिनमें हम कॉमन पीरियड के लिए अकाउंट्स तैयार करें। कॉमन पीरियड यानी कि जब हमने एक साल जो अपना आया, अगर मान लो पहले बार हमने 1 अप्रैल से 31 मार्च के बनाए, तो आने वाले वर्ष में भी हमको पीरियड यही अपनाना चाहिए ताकि पीरियड कॉमन रहे। कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट होनी चाहिए। एक बार हमने रुपये में बनाए तो अगले बार भी रुपये में करने चाहिए। एक बार हमने 1000 करोड़ रुपये में बनाए तो अगले बार भी 1000 करोड़ रुपीज़ में बनाए जाने चाहिए। उससे क्या होता है कि वो कंपेरेबिलिटी बनी रहती है, और जब कंपेयर कर सकते हो हम अकाउंट्स को तो उनकी रिलायबिलिटी भी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये इसकी फीचर्स हुए। अब है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के मेजर ऑब्जेक्टिव्स में मेजर ऑब्जेक्टिव है कि रिकॉर्ड मेंटेन करना बिजनेस ट्रांजैक्शन के, प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करना, फाइनेंशियल पोजीशन डिपिक्ट करना। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि संस्था के एसेट कितने हैं, लायबिलिटी कितने हैं, इस बात को दिखाना।
प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर, इसके अलावा यूजर को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देना। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या रोल प्ले करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में और कितना महत्वपूर्ण है। इसके रोल अलग अलग टाइप के रोल प्ले करता है अकाउंटिंग, जैसे एज ए लैंग्वेज। एक लैंग्वेज होने के नाते अकाउंटिंग जैसे लैंग्वेज के माध्यम से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, ठीक वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग के माध्यम से अपनी बात अपने यूजर्स तक पहुंचाती है, एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड की तरह। क्योंकि अकाउंटिंग में जो भी प्रीवियस में हुआ है क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड रखे जाते हैं। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है डेट वाइज, तारीख वाइज, तो तिथिवार तरीके से इंफॉर्मेशन रखी जाती है और उस समय ये एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का काम करता है। हम प्रीवियस जानकारी पिछले 2 साल 4 साल 10 साल तक के रिकॉर्ड अकाउंटिंग की वजह से देख पाते हैं किसी संस्था के। एज करंट इकोनॉमिक रियलिटी, करंट इकोनॉमिक रियलिटी यानी कि करंट में, वर्तमान में क्या रियलिटी है संस्था के बारे में, इससे हम संस्था की वेल्थ के बारे में जान पाते हैं और संस्था की जो इनकम है, ट्रू इनकम, उसको जान पाते हैं। एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के तौर पे अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टम है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का काम करता है। इसमें इंफॉर्मेशन सोर्स का रोल प्ले करते हैं अकाउंटेंट, जो इंफॉर्मेशन को तैयार करते हैं, और रिसीवर्स होते हैं एक्सटर्नल यूजर, जो रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को। एज ए कमोडिटी, एक कमोडिटी के फॉर्म में अकाउंटिंग अपने आप में एक सर्विस है। जैसे कोई व्यक्ति अपने किसी सामान को किसी दूसरे को देता है पैसे के बदले में, ठीक वैसे ही जो अकाउंटेंट होते हैं, जो अकाउंट के एक्सपर्ट होते हैं, वो अपनी सर्विस को, अपनी अकाउंट तैयार करने की सर्विस को, अपनी अकाउंट प्रिपेयर करने की स्किल को दूसरे लोगों को उनको देते हैं फीस के बदले में, पैसे के बदले में। तो एक कमोडिटी की तरह ये प्रोवाइड करा देते हैं दूसरे लोगों को अकाउंटिंग की सर्विसेज। अब आती है बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बारे में कुछ बेसिक टर्म्स। सबसे पहले बात करेंगे बेसिक टर्म्स में एंटिटी। एंटिटी का मतलब ऐसी रियलिटी से होता है जिसका डेफिनेट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होता है, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन हो, अपना उसका एग्जिस्टेंस होता है, तो उसको हम एंटिटी कहते हैं। एंटिटी के साथ हम सेल या परचेज कर सकते हैं। बिजनेस एंटिटी, जब हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में किसी संस्था की बात करते हैं, किसी पर्सन की बात करते हैं, किसी पार्टी की बात करते हैं, तो वो बिजनेस एंटिटी कहलाती है। ट्रांजैक्शन, कोई भी इवेंट जिसमें कोई वैल्यू का लेना देना हो दो या दो से ज़्यादा पार्टीज के बीच में, तो वो ट्रांजैक्शन कहलाती है। एसेट, कोई भी इकोनॉमिक आइटम या इकोनॉमिक रिसोर्स, इसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो, मनी वैल्यू हो किसी संस्था के पास, जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, वो एसेट कहलाता है। लायबिलिटीज, कोई भी ऑब्लिगेशन यानी कि दायित्व हमारे ऊपर जो हमें फ्यूचर में पे करना है, वो हमारी लायबिलिटी कहलाता है। कैपिटल, एक ओनर अपने फर्म में जो इन्वेस्ट करता है उसको कैपिटल कहते हैं। यहाँ पे ये ध्यान देने की जरूरत है, अगर कोई पर्सन अपने फर्म में ओन बिजनेस में कुछ पैसा लगाता है तो वो कैपिटल कहलाता है, लेकिन कोई पर्सन अगर बाहर के किसी बिजनेस में कोई पैसा लगाता है तो वो फिर इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इन्वेस्टमेंट अगर हम बाहर लगाते हैं, अपनी संस्था में लगाते हैं, तो कैपिटल। रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब होता है अमाउंट अर्नड बाय सेलिंग प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कस्टमर। जब कोई बिजनेस बाहर के लोगों को अपना कोई प्रोडक्ट बेचता है या सर्विस प्रोवाइड करता है, उसके बदले में जो कुछ भी अर्न होकर के आएगा, जो कुछ भी कलेक्ट होकर के आएगा, वो सब रेवेन्यू कहलाता है। एक्सपेंसेस, कोई कॉस्ट जो इनकर होती हो किसी बिजनेस के द्वारा अपने रेवेन्यू अर्न करने के समय, वो सब एक्सपेंसेस कहलाते हैं। जैसे किसी संस्था को रेवेन्यू अर्न करना है, कैसे? सामान प्रोड्यूस करके और उसको सेल करके रेवेन्यू अर्न करेंगे। अब इस रेवेन्यू अर्न करने के लिए या तो प्रोडक्शन करना पड़ेगा या सामान खरीद करके सेल करना पड़ेगा, और इन सब को करने के लिए हो सकता है हमें रेंट भी देना पड़ता हो सकता है हमें किसी को सैलरी देनी पड़ती हो सकता है हमें किसी को वेजेस देना पड़ता हो, किसी को कमीशन देना पड़ता हो। ये सब क्या है? ये एक्सपेंसेस है। फिर है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस जैसे ही होते हैं लगभग। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है मनी स्पेंड करना कोई बेनिफिट रिसीव करने के लिए, या कोई प्रॉपर्टी या कोई आइटम या कोई सामान रिसीव करने के लिए। एक्सपेंडिचर दो तरीके के हो सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर एक्सपेंडिचर की नेचर ऐसी है कि वो 1 साल के अंदर अंदर एग्जॉस्ट कर जाएगा, उससे मिलने वाला बेनिफिट 1 साल के अंदर समाप्त हो जाएगा,
तब उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे कि स्टेशनरी परचेज की हमने, रॉ मटेरियल परचेज किए, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, क्योंकि लगभग ये 1 साल के अंदर अंदर ये एग्जॉस्ट कर जाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जब हमने कोई ऐसी प्रॉपर्टी रिसीव की है या ऐसा कोई आइटम रिसीव किया है जिसका बेनिफिट हमें आने वाले कई वर्षों तक मिलेगा, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे बिल्डिंग परचेज करना, फर्नीचर खरीदना ऑफिस के लिए। इसके बाद है प्रॉफिट। प्रॉफिट, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ ए पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक वर्ष के दौरान हमारी जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस से जितनी ज़्यादा होगी वो प्रॉफिट कहलाएगा। अगर हमारे एक्सपेंसेस 10 लाख हैं और हमारी रेवेन्यू यानी कि गुड्स सेल करने से जो हमारे पास अर्निंग आई है वो मान लो 12 लाख है, तो 2 लाख हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। गेन, गेन एक प्रॉफिट ही होता है, लेकिन इन दोनों में अंतर ये होता है कि जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट ये रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी से होता है, जो हमारी रेगुलर बिजनेस है। जैसे हमारा रेगुलर बिजनेस है फर्नीचर बनाना और बेचना, तो उससे हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन गेन होता है ऐसी एक्टिविटी से जो इंसिडेंटल होती हैं, यानी कि जो यदा कदा जभी कभी होती हैं। जैसे मान लो हम बिजनेस तो करते हैं फर्नीचर का, लेकिन हमने कोई मशीन हमारे पास थी पुरानी, अब वो मशीन हमने बेच दी और जब हिसाब उसका किया तो पता चला कि इस मशीन को बेचने पे हमें प्रॉफिट हो गया, तो अब ऐसे प्रॉफिट को गेन बोला जाता है। नेक्स्ट है लॉस। अगर एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज्यादा हो जाए तो वो लॉस कहलाता है। डिस्काउंट, अगर हम अपनी गुड्स जो बेच रहे हैं या जो अपनी सर्विसेज हम बेच रहे हैं उनके तय रेट से, उनके प्राइस से कम पे सामान बेचते हैं तो वो डिस्काउंट कहलाता है। डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट हो सकता है, कैश डिस्काउंट हो सकता है। ट्रेड डिस्काउंट होता है जब हमारा पर्पज होता है किसी को डिस्काउंट देने का, हमारा पर्पज जो है वो है सेल बढ़ाना, लोगों को आकर्षित करना और सेल बढ़ा देना, तो ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगा। लेकिन हमारा पर्पज डिस्काउंट देने का है, कैश जल्दी मिल जाए हमें, तो वो कैश डिस्काउंट कहलाता है। जैसे हम ये कहें कि 50% ऑफ पे भी हम सामान बेच रहे हैं जो खरीदना चाह रहे हैं 15 अगस्त से पहले पहले, तो ये ट्रेड डिस्काउंट है। लेकिन हम कहें कि जो कैश में पैसा पेमेंट कर देंगे उनको हम 10% छूट देंगे, तो जो कैश में पेमेंट करेंगे उनको हम 10% दे रहे हैं, ये कैश डिस्काउंट है। वाउचर, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी कि हमारे पास किसी ट्रांजैक्शन का कोई एविडेंस जो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हो, उसको हम वाउचर कहेंगे। गुड्स, गुड्स का मतलब ऐसे आइटम से होता है जिनमें कोई बिजनेस डील करता है। कोई बिजनेस जिस प्रोडक्ट में डील करता है, जिसका खरीद बेच वो करता है, उसको उसके लिए गुड्स बोला जाता है। ड्रॉइंग, अगर किसी संस्था का ओनर यानी कि प्रोप्राइटर विड्रॉ करता है अपनी संस्था से मनी या गुड्स, तो वो सब ड्रॉइंग कहलाता है। परचेजेज, परचेजेज का मतलब है गुड्स प्रोक्योर करना रीसेल करने के लिए, चाहे हम उनको प्रोसेस करके रीसेल करें या बिना प्रोसेस करके रीसेल करें। जैसे कोई व्यक्ति टिम्बर खरीदता है और टिम्बर खरीद करके उस टिम्बर से वो फर्नीचर बनाता है और फर्नीचर को बेचता है, तो ये टिम्बर का खरीदना उसके लिए परचेज कहलाएगा। और हो सकता है कोई पर्सन बिना प्रोसेस के बेच दे, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक शोरूम का व्यापारी है, वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदता है, एकदम रेडीमेड आइटम्स होते हैं, उनको कुछ प्रोसेस नहीं करता है, उनको आगे बेचता है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी परचेज कहलाएंगे, गुड्स कहलाएंगे, और इनका खरीदना परचेज कहलाएगा उसके लिए। नेक्स्ट है स्टॉक या इन्वेंट्री। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी अपने हाथ में, बिजनेसमैन के हाथ में जो भी गुड्स या स्पेयर्स या दूसरे आइटम होते हैं उनको स्टॉक कहा जाता है। साल के लास्ट में जो स्टॉक होता है उसको क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री कहते हैं, और साल के स्टार्टिंग में उसी को हम ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री कहते हैं। अब है डेटर्स। डेटर का मतलब उस पर्सन या उस पार्टी या उस एंटिटी से होता है जो हमारी संस्था से उधार सामान खरीदते हैं। क्रेडिटर का मतलब उस पर्सन या उस संस्था से होता है जिस संस्था से हमारी संस्था उधार सामान खरीदती है, वो क्रेडिटर कहलाएगा। जो हमसे खरीद रहा है उधार वो हमारा डेटर है, लेकिन जिससे हम खरीद रहे हैं उधार वो हमारा क्रेडिटर है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग। देखिए थ्योरेटिकल जो टर्म थ्योरी है, थ्योरी अपने आप में, थ्योरी का मतलब होता है नॉलेज, और नॉलेज भी वो जो प्रिंसिपल्स हों, कॉन्सेप्ट हों, उन सबको थ्योरी में शामिल किया जाता है। यानी कि जो गाइड करते हों किसी वर्क के लिए,
वो थ्योरी कहलाते हैं। जैसे अकाउंटिंग की थ्योरी अगर कहेंगे तो अकाउंटिंग की थ्योरी का मतलब हो गया ऐसे रूल्स, ऐसे रेगुलेशंस, ऐसे स्टैंडर्ड, ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे पोस्टुलेट्स जो अकाउंटिंग के काम में मदद करते हैं, गाइड करते हैं एक अकाउंटेंट को कि कैसे वो अकाउंट्स प्रिपेयर करे। ये सब अकाउंटिंग की थ्योरी है। अकाउंटिंग का थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क यानी कि जो जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनका अपने आप में एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर, वो सब थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कहलाता है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है गैप, GAAP। इसका मतलब होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और इसका मतलब, गैप का मतलब ऐसे बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस से है जो प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करते हैं अकाउंटिंग प्रोफेशन के लिए एक फ्रेमवर्क, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसकी वजह से जो अकाउंटेंट होते हैं वो ये इंश्योर कर पाते हैं कि हमारी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो ट्रांसपेरेंट भी है और वो कंपेरेबल भी है। ये गैप्स का मकसद होता है। गैप में शामिल क्या क्या होता है? गैप इंक्लूड करता है अपने आप में एक तो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को और दूसरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। ऐसे सभी प्रिंसिपल्स, ऐसे सभी एजम्पशंस, ऐसे सभी कॉन्सेप्ट, ऐसे सभी पोस्टुलेट्स जो किसी बॉडी ने नहीं बनाए हैं, जो इवोल्व हुए हैं समय के साथ साथ, वो तो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहे जाते हैं। लेकिन जो किसी अकाउंटिंग बॉडी ने बनाए हैं उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला जाता है। ये दोनों ही गैप का हिस्सा हैं। सबसे पहले देखते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के भी अलग अलग नोमेनक्लेचर है, अलग अलग संस्थाओं ने, अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग नाम यूज कर लिए हैं, लेकिन इनका कोई विशेष प्रयोजन अकाउंटिंग के लिए है नहीं। चाहे उनको हम कॉन्सेप्ट बोलें, चाहे हम उनको कन्वेंशन बोलें, चाहे हम उनको एजम्पशन बोलें, चाहे हम उनको प्रिंसिपल्स बोलें, इन सब का मकसद एक ही होता है और ये हमको गाइड करते हैं अकाउंट्स बनाने में। फिर भी इनको मोटे तौर पे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या अकाउंटिंग कन्वेंशन में माप लिया जाता है, सबको इनमें क्लासिफाई कर लिया जाता है। इसमें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब ऐसे बेसिक एजम्पशंस से है जो वर्क करते हैं एक बेस के तौर पे बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए और अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए। अगर इन कॉन्सेप्ट्स को हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे अकाउंट्स सही रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। अकाउंटिंग कन्वेंशन जो है वर्ड, क्योंकि कन्वेंशन वर्ड अपने आप में है कि जिसको हम फॉलो करते आ रहे हैं, क्योंकि हमसे जो प्रीवियस लोग थे वो फॉलो कर रहे थे, हम इसलिए फॉलो कर रहे हैं ताकि हमारा सिस्टम पहले जैसा बना रहे, उसमें यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। अकाउंटिंग कन्वेंशन का मतलब ऐसे कस्टम से या ट्रेडिशन से होता है जो एक गाइड की तरह होते हैं और हमसे पहले से यूज हो रहे हैं। जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट्स या स्टेटमेंट या फॉर्मेट बन रहे हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस ही क्यों बोला जाता है, तो ये कन्वेंशन है, इसके पीछे कोई विशेष कॉन्सेप्ट नहीं है। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला जाता है, आगे भी हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बोल रहे हैं। हो सकता है किसी विशेष प्रयोजन के लिए उसमें कभी बदलाव भी हो जाए। जैसे डेबिट या क्रेडिट को, मान लो डेबिट या क्रेडिट, हम अपने जब अकाउंट्स तैयार करते हैं तो लेफ्ट साइड में डेबिट लिखते हैं और राइट हैंड साइड में क्रेडिट लिखते हैं। तो ये अपने आप में कन्वेंशन है, क्योंकि ऐसा कस्टम है, ऐसा करते रहे तो इसलिए कर रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं है हर जगह ऐसा हो, क्योंकि हम ब्रिटिश अप्रोच फॉलो कर रहे हैं इसलिए हम डेबिट इस साइड में रखते हैं, क्रेडिट इस साइड में रखते हैं। अमेरिकन अप्रोच में ये डिफर टाइप में हो सकता है। नेक्स्ट है मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग के मेजर प्रिंसिपल्स क्या है, यानी कि आप कॉन्सेप्ट का हो या एजम्पशन का हो, सब इसी प्रिंसिपल्स में शामिल हो जाते हैं। इसमें एक्रूअल प्रिंसिपल, एक्रूअल प्रिंसिपल अकाउंटिंग का वो एक्रूअल कॉन्सेप्ट है। इवन ये बेस ऑफ अकाउंटिंग भी होता है एक्रूअल। ये वो है जो हमसे ये कहता है कि जरूरी नहीं है कि कैश के आने पे और कैश के जाने पे ही हम किसी चीज को रिकॉर्ड करेंगे, बल्कि हम रिकॉर्ड करेंगे एक्चुअल अकरेंस के बेस पे, एक्चुअल अकरेंस के बेस पे। यानी कि अगर इस साल कोई सैलरी हमें मजदूरों को देनी थी जो कि हमने दी नहीं है, तो चाहे हमने दी नहीं है दैट डजंट मैटर, अगर हमने उनसे काम करा लिया है और ये सैलरी उनको मिलनी है, ड्यू हो गई है, तो इसी साल के खर्चे में इसको खर्चा माना जाएगा। ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है, ये कैश फ्लो पे ध्यान नहीं देता है। नेक्स्ट है कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस प्रिंसिपल। जो कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस का प्रिंसिपल है, ये हमसे ये कहता है कि प्रोबेबल एक्सपेंसेस या लॉसेज अगर कोई है प्रोबेबल, तो उनके लिए हमें प्रोविजन बनाना चाहिए, उनको हमें अपने खर्चे मानना चाहिए। लेकिन
किसी रेवेन्यू को तभी रेवेन्यू माना जाना चाहिए जब ये श्योर हो, निश्चित हो कि वो अकर होगा ही, तभी उसको रेवेन्यू माना जाना चाहिए। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। ये कहता है कि हमें कंसिस्टेंट होना चाहिए। एक बार कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल या मेथड हमने फॉलो कर लिया तो हमें उसमें तब तक कोई चेंज नहीं लाना चाहिए जब तक वो चेंज करना जरूरी ना हो जाए। नेक्स्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये हमसे कहता है कि अगर कोई एसेट खरीदी गई थी प्रीवियसली, तो जिस कीमत पे कभी वो खरीदी गई थी ओरिजिनली, वही हमारा बेस रहना चाहिए उसके वैल्यूएशन का। हाँ, समय के साथ हम उस पर डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं, लेकिन बेस वही वैल्यू रहेगी जो पुरानी है। ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है। नेक्स्ट है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये कहता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, और दो एस्पेक्ट होते हैं इसलिए हमें एक डेबिट और दूसरा उतने ही अमाउंट से क्रेडिट में रिकॉर्ड करना जरूरी होता है। नेक्स्ट है फुल डिस्क्लोजर। ये कॉन्सेप्ट हमको कहता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसका फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए। फुल का मतलब होता है पूरी तरह से इंफॉर्मेशन ओपन होनी चाहिए, कुछ भी डाउट में नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये हमको ये कहता है कि एक बिजनेस के जब कोई अकाउंटेंट अकाउंट तैयार करे तो वो ये सोच के तैयार करे हमेशा कि ये जो कंसर्न है, ये जो संस्था है जिसके लिए वो अकाउंट बना रहा है, ये एक काफ़ी लंबे समय तक चलता रहेगा। फेयरली लॉन्ग टाइम, यानी कि सफिशिएंटली लंबे समय तक चलेगा। नियर फ्यूचर में ये हमारी संस्था कोई बंद होने नहीं जा रही है, ऐसा सोच करके अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है। मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि जब भी हम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स में, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो एक्सपेंसेस किस पीरियड में बेनिफिट दे रहे हैं। जिस पीरियड में वो एक्सपेंसेस बेनिफिट दे रहे हैं उसी पीरियड में उन एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना चाहिए। नेक्स्ट है मैटीरियलिटी। मैटीरियलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी मैटीरियल फैक्ट रिकॉर्ड किया जाना चाहिए अकाउंट्स में, वो बचना नहीं चाहिए, और अगर कोई मैटीरियल फैक्ट नहीं है तो इनको इग्नोर किया जाना चाहिए। मैटीरियल वर्ड जो है ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि कोई इंफॉर्मेशन यूजर के डिसीजन को अगर प्रभावित करने की क्षमता रखती है तो वो मैटीरियल इंफॉर्मेशन है, अदरवाइज उसको इमैटीरियल कहा जाएगा। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि केवल उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए बुक्स में जो मनी में मेजरेबल हो। नेक्स्ट रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज तब किया जाना चाहिए जब वो अर्न हो, जब वो अर्न हो। अब इसमें मुख्य तौर पे एक ही चीज ध्यान रखने की होती है कि अर्न कब होगी कोई चीज। अर्न तब होगी चाहे हमें वो कैश में मिले या ना मिले, जब हमको ये राइट मिल जाए कि हम वसूल कर सकें, रियलाइज कर सकें, तो उस समय उसको रेवेन्यू को हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे। जैसे हमने गुड्स सेल की, गुड्स हमने सेल की क्रेडिट बेसिस पे, तो क्योंकि पैसा बाद में मिलेगा, बट अगर हमारी जो सेल का एग्रीमेंट है वो इस तरीके का है कि अब इस सेल को करने के बाद हमको राइट मिल गया कि हम अपना पैसा वसूल पाएंगे, तो अभी उसको हम रेवेन्यू मान लेंगे। नेक्स्ट है सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि हर बिजनेस अपने ओनर से अलग एंटिटी होता है, इसलिए ओनर की ट्रांजैक्शन अलग लिखी जानी चाहिए और बिजनेस की ट्रांजैक्शन अलग लिखी जानी चाहिए। नेक्स्ट है टाइम पीरियड प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है किसी भी संस्था को अपने अकाउंट्स एक पर्टिकुलर इंटरवल टाइम पीरियड के बाद तैयार करने चाहिए ताकि वो पीरियड कंटिन्यू रहे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अकाउंट्स प्रिपेयर होते रहें। अब नेक्स्ट टॉपिक बनता है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। अभी तक हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल या एजम्पशंस सब इकट्ठे करके पढ़े। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, इसमें 3 अकाउंटिंग के प्रिंसिपल या एजम्पशंस को शामिल किया जाता है: गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल एजम्पशन। इन तीनों को फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन माना जाता है। इनका महत्व ये है कि अगर कुछ भी नहीं बताया गया, मेंशन नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि जो गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल एजम्पशन, इन तीनों को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है, अगर ऐसी कोई जानकारी बुक्स में नहीं है
तो इसका मतलब ये एज्यूम किया जाएगा कि अकाउंट तैयार करते समय इनको फॉलो किया गया है। अगर कोई संस्था इन एजम्पशंस को फॉलो नहीं करती है तो उसको क्लियरली ये अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताना पड़ेगा कि कोई पर्टिकुलर इनमें से एजम्पशन उस संस्था ने यूज नहीं किया है। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो कॉमन सेट है अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स का, स्टैंडर्ड्स का या प्रोसीजर्स का, जिनको डिफाइन किया गया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की पॉलिसीज के बेसिस पे और प्रैक्टिसेस के बेसिस पे। इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए जाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के सुपरविजन में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया गया था 1977 में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एक कमेटी है, एक्चुअल में एक कमेटी की तरह काम करता है और ये ICAI के अंतर्गत ही काम करता है। एक्चुअल में जो पावर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करने की वो ICAI के पास है। ICAI कॉन्स्टिट्यूट करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ASB। इसमें शामिल रहते हैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, भारत सरकार के भी रिप्रेजेंटेटिव इसमें रहते हैं, एकेडमिशियंस इसमें रहते हैं, प्रोफेसर्स रहते हैं, अदर प्रोफेशनल बॉडीज जैसे ICAI के अलावा ICWA कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट का भी इसमें इंडिविजुअल रहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, RBI के भी रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, कंपनी सेक्रेटरी का जो इंस्टीट्यूशन है इंडिया का उसके भी रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। और वो सब मिलकर के ये देखते हैं कि कौन से एरिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट है। दरअसल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट तब समझी जाती है जब अकाउंटेंट किसी पर्टिकुलर आइटम को अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, यानी कि जब वेरिएशन होते हैं प्रैक्टिसेस में। क्योंकि इससे पहले हमने जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स पढ़े वो प्रिंसिपल क्योंकि जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है, उनकी कोई लीगल बैकिंग नहीं है, यानी कि अकाउंटेंट उनको अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जरूरत हुई ऐसे स्टैंडर्ड की, ऐसे प्रिंसिपल्स की जिनको कंपल्सरीली फॉलो करना हो। इस मकसद से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जारी किए जाते हैं। ICAI एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी किसी संस्था को तब कहा जाता है जब वो संस्था किसी स्टैट्यूट के तहत यानी कि किसी एक्ट या किसी कानून के तहत बनती हो और चलती हो। तो क्योंकि ICAI चलती है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1949 के तहत। इंस्टीट्यूट फंक्शन करता है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंतर्गत, कंपनी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत ICAI काम करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। ICAI को माना जाता है सेकंड लार्जेस्ट प्रोफेशनल बॉडी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अब चूंकि ICAI का काम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करना, तो इस संदर्भ में जो मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं और ये 1 जुलाई 2017 तक के हैं, इनकी पूरी लिस्ट है, आप इनको देख सकते हैं। AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। इसी तरीके से ये पूरी लिस्ट है, आप इनको आराम से देख सकते हैं और इनके बारे में कम से कम इतना होना चाहिए, इतना सफिशिएंट है, हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्टैंडर्ड किसके साथ है। अक्सर इस टाइप के ही जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें केवल इतना ही पूछा जाता है कि AS11 किससे रिलेटेड है, AS12 किससे रिलेटेड है। तो इनको सभी को आप एक बार देख लेंगे, नोट कर लेंगे, इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। टोटल जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो 32 तक इशू हुए थे, लेकिन AS30, AS31 और AS32 इनको विड्रॉ कर लिया गया 15 नवंबर 2016 के नोटिस के द्वारा। तो इसलिए अब AS29 ही बच जाते हैं। इसके अलावा IFRS, अभी तक हमने इंडियन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो देखे। IFRS इंटरनेशनल लेवल पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं और करंट में जो जारी किए जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उनको IFRS बोला जा रहा है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी IASC,
ये एग्जिस्टेंस में आई थी, यानी कि ये बनी थी इंटरनेशनल लेवल पे 29 जून 1973 को लंदन में। और इसका जो इनिशिएटिव लिया था वो सर हेनरी बेंसन ने लिया था, जो कि प्रेसिडेंट थे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स के। इस संस्था के बनने के समय पे टोटल 16 अकाउंटिंग बॉडीज इसके मेंबर थे, सदस्य थे शुरुआत में। और ये 16 जो अकाउंटिंग बॉडीज थे ये अलग अलग कंट्रीज की बॉडीज थी। टोटल ये 16 बॉडीज 9 नेशंस की थी, जिनमें यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन, आयरलैंड। आपको कभी कभी 10 कंट्रीज लिखा मिलेगा, उसका कारण है ब्रिटेन और आयरलैंड अलग अलग कंट्रीज हैं। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, मैक्सिको एंड द नीदरलैंड्स। यह डिवाइज करती है यह संस्था, जो इंटरनेशनल लेवल की संस्था है, यह इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी कि आईएएस का निर्माण करती है। जो हम अभी आईएफआरएस देख रहे थे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इनको पहले आईएएस बोला जाता था। इनकी जगह पे जो स्टैंडर्ड्स बनते थे इंटरनेशनल लेवल पे उनको आईएएस बोला जाता था। 2001 में आईएएससी को चेंज करके बना दिया गया आईएएसबी। और आईएएसबी बनने के बाद ये जो स्टैंडर्ड इशू करता है इनको बोला जाता है आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। एग्जिस्टिंग आईएफआरएस लिस्ट, जो अब वर्तमान में जो आईएफआरएस हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उनमें आईएएसबी ने पहले ही तय कर लिया था कि जो एग्जिस्टिंग आईएएस हैं वो भी एज इट इज अडॉप्ट किए जाएंगे। तो जितने भी प्रीवियस आईएएस हैं वो भी आईएफआरएस का ही हिस्सा हैं। और करंट की जो आईएफआरएस की लिस्ट देखोगे तो इसमें आईएफआरएस 1 से लेकर के टोटल, इनको एक बार पढ़ लेना चाहिए देख करके, यहां तक आईएफआरएस 17 तक इशू हुए हैं। और इससे पहले के जो आईएएस थे वो इनमें एज इट इज शामिल है। जिस एरिया पे आईएफआरएस बन जाता है वहां पे आईएएस समाप्त हो जाता है। ये टोटल इंडियन, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईएएस। अब बारी आती है इंड एएस। देखिए अभी तक हमने पढ़े अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो आईसीएआई ने इशू किए, और आईएफआरएस पढ़े इंटरनेशनल लेवल के। इंडिया में कंपनीज एक्ट 2013 जब पास हुआ तो बहुत सारे चेंजेस जो इंटरनेशनल लेवल पे होते थे उनको शामिल करते हुए कई चीज़ों में परिवर्तन हुआ। उसी के साथ ये भी एक चेंज हुआ कि हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं उनको कन्वर्ज किया जाएगा आईएफआरएस के साथ। यानी कि हम ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप करेंगे जो आईएफआरएस को भी फॉलो करते हो। इसके लिए इंड एएस बनाए गए। इंड एएस सेट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जो नोटिफाई किए गए कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत, और इनको कन्वर्ज होना था आईएफआरएस के तहत। हमने आईएफआरएस ज्यों के त्यों एडप्ट नहीं किए, लेकिन अपने स्टैंडर्ड्स को इनके साथ कन्वर्ज कर लिया। इंड एएस एप्लीकेबल कौन कौन सी संस्थाओं पे होने हैं इंडिया में? इंड एएस अप्लाई होते हैं लिस्ट ऐसी कंपनीज पे जो कि लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में, एनएससी या बीएससी में जो लिस्टेड हैं उनको ये फॉलो करने होंगे इंड एएस। इसके अलावा ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ या इससे ज़्यादा हो। इसके अलावा इनकी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी और जॉइंट वेंचर कंपनी जो होंगी उनको भी ये फॉलो करने होंगे। तो ये कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर इंड एएस अप्लाई होंगे। इसके अलावा जो बाकी संस्थाएं जितनी भी बचती हैं उनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही कंटिन्यू रहेंगे, एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंड एएस को नेम्ड किया गया है और नंबर्ड किया गया है ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आईएफआरएस है। केवल आईएफआरएस की जगह उनका नाम इंड एएस कर दिया है। अंडरलाइंग एजम्पशन जो है इंड एएस के पीछे वो गोइंग कंसर्न एजम्पशन और एक्रूअल एजम्पशन को फॉलो किया गया है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 1 अप्रैल 2020 तक की डेट में ये ठीक उसी तरीके से हैं जिस तरीके से आईएफआरएस है, उसी तरह इनका नाम और नंबर है।